नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 78 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप संस्कृत का कोई से भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, एक सूचना जो रहेगी, जो DAT+B PGT संस्कृत फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। और अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा जो है पहले वीडियो बना दी गई है, तो आप उस वीडियो में जाकर अपनी आंसर की को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अतादृशी गुणभूत व्यंग्य। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आपने फिल करना है, तो इसमें कौन सा आएगा? यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्यम। अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, जिसे मध्यम काव्य भी कहा जाता है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि काव्य के कितने भेद हैं, तो काव्य के 3 भेद हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उत्तम जो काव्य है इसे ध्वनि काव्य कहा जाता है, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो अधम काव्य या अवर काव्य भी आपको कहीं कहीं देखने पर मिल सकता है। तो इस तरह से जो है ये 3 यहाँ पर काव्य के भेद बताए गए हैं। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 जो क्वेश्चनों को करेंगे, तो आप जो है अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट रहेगा, इति हेतु तद उद्भवे, इति हेतु त्वेन केन स्वीकृतम। तो ये यहाँ पर किन के द्वारा स्वीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है? तो यहाँ हम अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आचार्य मम्मटेन, आचार्य मम्मट के द्वारा। और यहाँ पर जो मम्मट आचार्य जो है इन्होंने काव्य के हेतु के बारे में कहा है। तो इन्होंने काव्य के 2 जो हेतु बताए हैं, जैसे शक्ति, लोक शास्त्र एवं काव्य आदि, और तीसरा बताया है काव्य को जानने वाले, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास। ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण हैं। तो ये जो यहाँ पर 3 कारण इसके बताए हैं। नेक्स्ट रहेगा, अभिधा मूल के ध्वनो वाच्य स्वरूपम कीदृशम भवति। अभिधा मूलक ध्वनि ध्वनो वाच्य स्वरूपम कीदृशम, इसके स्वरूप किस प्रकार के हैं? अविवक्षितम, विवक्षितम, व्यंजितम या लक्षितम। यह रहेगा ऑप्शन बी, विवक्षितम। अभिधा मूल के ध्वनो वाच्य स्वरूपम विवक्षितम भवति, अर्थात जहाँ पर वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य परवाच्यार्थ होता है, वहाँ विवक्षित तान्य परवाच्य नामक जो ये दूसरा भेद होता है। और अगर हम ध्वनि के जो स्वरूप है उनकी बात करें तो ध्वनि के स्वरूप जो रहेंगे, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। एक में अ है और एक में नहीं है। तो आगे जो ये अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि है इसके 2 भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रामित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। और जो विवक्षित वाच्य ध्वनि है जिसे अभिधा मूल ध्वनि भी कहा जाता है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, असमलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि। अब जो समलक्ष्य क्रमव्यंग्य जो ध्वनि है इसके 3 हो जाते हैं आगे, शब्द शक्ति, अर्धशक्ति और उभय शक्ति। तो इस तरह से जो आगे इनके भेद होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, सद्या पर निवृत्ति है, आपने ये सुना होगा। तो इति केन उक्तम, ये यहाँ पर किन के द्वारा कहा गया है? तो ये जो उक्ति है ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, महर्षि जो मम्मट आचार्य जो है उनके द्वारा ये कहा गया है काव्य के निर्माण में अथवा पाठ के साथ। काव्य के प्रयोजन आपने सुना होगा, काव्य में से अर्थकृत्य विवाह विदेश अध्याय प्रवृत्ति कांत स्मृति उपदेश युज्य। तो सध्या पर निवृत्ति, तो ये जो है जो 6 जो प्रयोजन बताए गए हैं उनमें से एक ये रहेगा, आनंद की प्राप्ति।
नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले। अभिज्ञान शकुंतले प्रत्यागनंतरम शकुंतला उत्तर न्यवसत। जब अभिज्ञान शकुंतला प्रत्यागनंतरम छोड़ने के बाद शकुंतला कहाँ चली गई थी? तो कन्नौ के आश्रम में, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ या मारीच के आश्रम में? तो ये गई थी ऑप्शन डी, मारीच जो ऋषि है उनके आश्रम में चली गई थी। तो अभिज्ञान शकुंतला में जो राजा दुष्यंत जो थे इनके द्वारा प्रत्याग या छोड़ने के बाद शकुंतला मारीच के आश्रम में चली गई थी। तो दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहाँ विश्राम के नियमित रुके। तो उसने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उसके दांत गिर रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत अत्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाता है और वह बालक उसका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि यह मेरा लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप में मिल रहा है। उनकी दोनों की शक्ल जो है मैच कर रही थी। तो उसने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये जो है उसी का पुत्र है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिक कामी जन्म मनोवृत्ति ही कस्य मुक्ति। ये यहाँ पर सूक्ति दी गई है। तो उक्ति इनमें से किसकी है? अनसुया, दुष्यंत, शकुंतला या विदूषक की? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, राजा दुष्यंत जो है उनकी ये उक्ति है कि कामी जनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल हुआ करती है। और कथन विकथन जरूर आ जाता है। तो राजा दुष्यंत का ये कथन है और अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है वहाँ से लिया गया है। और इसमें 196वां श्लोक रहेंगे। पहला जो अंक है उसका नाम रहेगा आश्रम प्रवेश। 33 जो है उसमें पहले वाले में श्लोक है। नेक्स्ट रहेगा गौणी लक्षणाया ज्ञानम भवति। गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है सादृश्य से, अर्थापत्ति से, संयोग से, कार्यकारण भाव से। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, सादृश्य थे। सादृश्य के द्वारा जो है गौणी लक्षणा का ज्ञान होता है। सादृश्य गौणी लक्षणा है ज्ञानम भवति। अगला क्वेश्चन है मम्मट अनुसार है अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है। ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, स्फुट प्रतीयमान अर्थरहितम, जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा मुख्यार्थ रहित दोष है इत्यत्र मुख्यार्थ त्वेन किमा विपरीतम। मुख्यार्थ शब्द से यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? रस है, गुण है, व्यंग्यार्थ है या वाच्यार्थ है? तो इसका अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रस है। तो रस से जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। काव्य में रस जो है मुख्य माना गया है और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्ष या अपघटक होता है वही काव्य दोष कहलाता है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये रस के उपकारक होते हैं। और काव्य दोषों का जो वर्णन है ये काव्य प्रकाश का जो 7वां जो उल्लास उसमें हुआ है। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य प्रकाश परिच्छेदों में है, अंकों में है, किस में है? तो ये उल्लास में है, 10 उल्लास इसमें रहेंगे। और जो साहित्य दर्पण है ये परिच्छेदों में है। और अगर आपने ये जो साहित्य दर्पण और ये जो काव्य प्रकाश ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में जो है क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसे आप जो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाच्य तदर्था स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्ति। यह पंक्ति इनमें से किसकी है? काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण या काव्य अलंकार की? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, काव्य प्रकाश की। तो वाच्याधिकार्थ वाच्य लक्ष्य या व्यंग्य लिया गया है। और इसे जो है काव्य प्रकाश का जो दूसरा उल्लास है उसमें इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा एतिहो अलंकारियो ईव शब्द से प्रयोग भवति। तो ईव जो आया है इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ईव का प्रयोग इनमें से किस अलंकार में होता है? उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा विभावना या उपमा और श्लेष में? तो इसका जो ईव जो आता है ये ऑप्शन बी, उपमा और उत्प्रेक्षा इन अलंकारों में ईव शब्द का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा में ईव शब्द का प्रयोग प्रायः क्रियापद के साथ होता है। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा लिम्पति तमंगा निवर्षति वजनम नभ है, ऐसा पुरुष दृष्टि फलता था। और ये जो तो इस तरह से अलग अलग उसमें जो है यहाँ पर लिया गया है। तो उपमा और उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है साधुना साधुना तेन राजता रास्ता भरीता इत्यत्र का अलंकार है। दो यहाँ पर दिए गए साधुना साधुना और रास्ता रास्ता। तो इनमें अलंकार कौन सा है?
तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। और यमक अलंकार कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर दो समान वर्णों की आवृत्ति जा होती है, तो वहाँ पर जो यमक अलंकार जा ये होता है। सत्यार्थे, पृथक है, स्वर व्यंजन संहिते, तो इस तरह से जो यमक अलंकार का जो लक्षण है ये बताया गया है। और अगर आपने ये जो अलंकारों वाली वीडियो भी नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अग्नि गर्भोस्मीम इव इति कर्णवाय निवेदिते है। तो यहाँ पर ये कथन किनका है? आकाशवाणी, प्रियमदा, शारदवत या अनुसुईया के बारे में। तो ये रहेगा ऑप्शन ए आकाशवाणी, आकाशवाणी के बारे में। अग्नि गर्भास्मीम इव आकाशवाण्य कर्णवाय निवेदिते। तो यह जो वाक्य कर्ण को आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता है। तो अर्थात कर्ण को आकाशवाणी द्वारा शकुंतला के जो गर्भवती जो है उसके होने की सूचना मिली थी। यह भी जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शकुंतला के बारे में जो ये जो कर्ण को कौन सूचना देता है? तो आकाशवाणी के द्वारा उनको सूचना मिलती है। नेक्स्ट आएगा रसः उत्पद्यते मतम अस्ति। तो ये मत यहाँ पर किनका है? बटलोलट, बटनायक, अभिनवगुप्त या शंकुक का। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए मेरे से जो बटलोलट जो है उनका ये मत है। उत्पत्तिवाद के समर्थक उनको माना जाता है और उनके मत में भी भाव, अनुभव और आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में इसकी उत्पत्ति होती है। अतः स्थायी भाव के साथ भी भाव का संयोग होने पर उत्पाद्य, उत्पादक भाव, अनुभव के साथ संयोग होने पर गम्य, गमक और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य, पोषक भाव संबंध होता है। तो सिर्फ आपने जो है नहीं याद रखना है रस उत्पादित मतम किसका है? तो बटलोलट का। नेक्स्ट आएगा तर्क भाषा अनुसारम प्रमाणानि कति विधानी। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण यहाँ पर कितने हैं? प्रमाण यहाँ पर कितने हैं? 3, 4, 2 या 5। तो यह माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी चतुर्विधानी। 4 प्रकार के जो तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और जो संख्या दर्शन है इसने प्रमाणों की 3 संख्या मानी है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने 2 मानी है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो सभी के अनुसार अलग अलग मानी गई है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह के लेखक। तो तर्क संग्रह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा अगर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी अन्नम भट्ट, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है तर्क संग्रह है। और जो तर्क भाषा है ये केशव मिश्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषा कार्यण कारणस्य लक्षणम किम प्रदत्तम। तर्क भाषाकार के द्वारा कारण के लक्षण क्या दिए गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन ए अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अर्थात जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध न हो उसे कारण कहा जाता है। जैसे तंतु, तुरी, वेमादि पट के कारण हैं। ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंतु, तुरी, वेमादि किसके कारण है? तो ये पट के प्रति कारण है। नेक्स्ट है पटम प्रति समवायी कारण से उदाहरण। पट के प्रति समवायी कारण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तंतु संयोग, तंतु, तंतुरूपम या तंतु वाया है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी तंतु। पटम प्रति समवायी कारण से उदाहरण तंतु समवायी कारणम। कि इसका उदाहरण क्या है या लक्षण क्या है? जैसे यत समेतम कार्य उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहा जाता है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एग्जाम में जैसे बीच में रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान भी दे दिया जा सकता है, तो उसमें आपने फिल करना है। तो इस तरह से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट आएगा न्याय मत अनुसारम अनुमानस्य लक्षणम अस्ति। तो यहाँ पर न्यायिकों के अनुसार अनुमान के लक्षण कौन से हैं? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए लिंग परामर्श अनुमानम। आपने सुना होगा लिंग परामर्श अनुमानम लिंग का परामर्शी अनुमान है। और जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहा जाता है। लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है तो इसे लिंग परामर्श अनुमान कहा गया है। और जैसे धूम आदि का ज्ञान होना। नेक्स्ट रहेगा प्रमाणेशु उपमिति प्रमाणम अस्ति। प्रमाणों में उपमिति प्रमाण कौन सा है? सादृश्य ज्ञानम, तुलनात्मक ज्ञानम,
संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम, यह स्मृति ज्ञानम। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम। और 4 जो प्रमाण माने गए हैं न्यायिकों के अनुसार, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, संख्या रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते। तो धर्मात्, वैराग्यात्, ऐश्वर्यात् या ज्ञानात्। तो यहाँ हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ज्ञानात्। संख्या रीत्या मोक्ष प्राप्ति ज्ञानात् अंगीक्रियते। अर्थात जो संख्या दर्शन जो है इसमें पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाले समय ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार का है, तो पंगो अंधवत जन को कहा गया है, अंधे और लंगड़े के समान। नेक्स्ट है, संख्या कारिकाया कर्तो नाम अस्ति। संख्या कारिका के कर्ता का नाम इनमें से क्या है, या रचयिता का नाम क्या है, तो किन के द्वारा ये रचित है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका, और कपिल मुनि का संख्या दर्शन। और जो वाचस्पति मिश्र है इनका रहेगा संख्या तत्व कौमुदी। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन में पुरुष अस्ति। संख्या दर्शन में पुरुष है, तो संख्या दर्शन में पुरुष क्या है, ये रहेगा ऑप्शन डी। तो न तो प्रकृति है न विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति। सत्कार्यवाद की सिद्धि में से किससे नहीं होती है। सत्कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात् या शक्तस्य शक्य कारणात्। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्कारणात्। नेक्स्ट है, मूल प्रकृति है गुणमस्ति या प्रधानस्य। तो गुण बताना है, विवेकित्वम, चेतनत्वम, अप्रसव, धर्मित्वम या सामान्यत्वम। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सामान्यत्वम। नेक्स्ट रहेगा, शकुंतलस्य नायको दुष्यंतः वर्तते। तो 4 प्रकार के जो हमारे द्वारा आपसे पहले भी जो नायक बताए गए हैं कि 4 प्रकार के नायक होते हैं। तो इनमें ये जो राजा जो दुष्यंत है ये किस प्रवृत्ति के नायक हैं, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, धीरोदात्त प्रवृत्ति के नायक ये माने गए हैं। और जो वेणी संहार का जो नायक है भीम, ये धीर उद्धत प्रवृत्ति का माने गए हैं। स्वप्नवास दत्तम का जो नायक है उदयन, ये धीर ललित प्रकृति का है। और मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त, ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति का है। तो इस तरह से ये आपने याद रखने हैं, 4 प्रकार के ये रहेंगे। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतले नंदी वर्तते। अभिज्ञान शकुंतल में नंदी होती है चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा या षोडशपदा। तो यह रहेगी ऑप्शन बी, अष्टपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तात कश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत किन सूचित है। तात कश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांत किन के द्वारा सूचित किया जाता है, अनुसूया, प्रियमदा, छंदोमय वाणी के द्वारा या शकुंतला के द्वारा। तो यह रहेगा ऑप्शन सी, आकाशवाणी जो होती है उनके द्वारा उनको सूचना दी जाती है। नेक्स्ट रहेगा, गीतायाम अध्यायनाम संख्या। ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार देखने को आया है। तो गीता में अध्याय की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 18 इसमें हमें जो है ये देखने को मिली है। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गीता जो है कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। और किस से ली गई है, भीष्म जो पर्व है वहाँ से ली गई है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो या किस में है, तो महाभारत पर्व में है 18 पर्व हैं। महाभारत के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, श्रीमद्भागवत गीतायाम द्वितीय अध्याय से नाम अस्ति। यहाँ पर दूसरे अध्याय का नाम क्या है, तो जो दूसरा अध्याय है इसका नाम रहेगा ऑप्शन बी, संख्या योग। तो हम जो आपको इसमें जो 18 जो अध्याय हैं उनके नाम बता रहे हैं। आपको लिखना हो तो कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जरूर पूछ लिया जा सकता है, जैसे इसमें दूसरा अध्याय पूछ लिया गया है। तो पहला है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा संख्या योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां कर्म संन्यास योग, 6ठा आत्म संयम
योग, 7वां ज्ञान वियोग, 8वां अक्षर ब्रह्मा योग, 9वां राज विद्याराज गुहा योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां क्षत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, जो 15वां है ये रहेगा पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग और 18वां रहेगा मोक्ष संन्यास योग। तो इस तरह से ये 18 हैं। अगला क्वेश्चन है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितम अस्ति। स्थित प्रज्ञा के लक्षण यहाँ पर किस में बताए गए हैं? कठोपनिषद, शुकनाश उपदेश में, श्रीमद् भागवत गीता में या किरात अर्जुनीय में। तो ये बताए गए हैं ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता में। नेक्स्ट रहेगा अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टय नाम समीचीनम क्रम चिनुत। आपने अनुबंध चतुष्टय जो क्वेश्चन है ये सुना होगा, देखा होगा। तो इनका क्रम इनमें से कौन सा है? तो इसमें क्रम रहेगा ऑप्शन बी आधिकारिक विषय संबंध और प्रयोजन। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताए गए हैं तत्र अनुबंधो नाम अधिकारिक विषय संबंध प्रयोजनानि। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तर्क भाषा, तर्क संग्रह, वेदांतसार या संख्या कारिका में। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी वेदांतसार। और वेदांतसार किन के द्वारा रचित है? सदानंद के द्वारा रचित ग्रंथ है वेदांतसार। और इसमें अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार के जो है यहाँ पर बताए गए हैं अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांत अनुसारेण अधिकारी की दृशा भवेत। अधिकारी यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये रहेगा ऑप्शन ए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, जैसे नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहम उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधिष्टक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 बताए गए हैं साधन चतुष्टय। नेक्स्ट है अज्ञानस्य समष्टि उपाधि उपहितम चैतन्यमस्ति। ईश्वर है प्रज्ञा, हिरण्यगर्भ या सुत्तर आत्मा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए ईश्वर है, अर्थात अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि क्या होता है? यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक। जैसे समष्टि के अभिप्राय से 1 और व्यष्टि यह अनेक का सूचक है। व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष से है। तो ये जो आपने याद रखना है कि अज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं, समष्टि और व्यष्टि। नेक्स्ट आएगा वेदांत अनुसारेण अध्यारोप की। अध्यारोप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यारोप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। तो वेदांत के अनुसार अध्यारोप इनमें से क्या है? यह रहेगा ऑप्शन ए वस्तुनि अवस्तुरोप। वस्तु में अवस्तु का भेद होना अध्यारोप। असर्वभूतायाम रज्जो सर्प आरोपवाद वस्तुनि अवस्तुरोप अध्यारोप। अर्थात जैसे आप अंधेरे में कहीं जाते हैं और आपके सामने कोई वस्तु पड़ी हुई होती है तो आपसे देख कर जाए डर जाते हैं या अपने मन में उसे अनेक प्रकार की आकृतियों में देखने लग जाते हैं। जैसे आप जाते हैं और आपके सामने कोई रस्सी पड़ी हो तो आप जो उसे सांप समझ लेते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारेण अज्ञानम अस्ति। वेदांत के अनुसार अज्ञान है। अभाव रूपम त्रिगुणातीतम आत्मशक्ति रूपम या सद असद भाव निर्वर्चनीयम। तो ये रहेगा ऑप्शन डी सद असद भय निर्वर्चनीयम। और अज्ञानम तो सद असद भ्याम निर्वर्चनम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचद इति। तो इस तरह से आपने इसमें सुना होगा। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो किसकी स्तुति से ये प्रारंभ होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी शिव और पार्वती की। आपने इसमें एक जो श्लोक जरूर सुना होगा, वागर्थी विसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इसमें शिव और पार्वती जो उनकी स्तुति की जाती है। नेक्स्ट है शस्त्रेण रक्षम
यद् शक्य रक्ष्यं न तद्यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। मेरे से जो कालिदास जो है उनके किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन सी, रघुवंश जो महाकाव्य है वहाँ से ये ली गई है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किन के द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा। सरक कितने हैं? 19। श्लोक कितने हैं? 1569। और कितने राजाओं का वर्णन हुआ है? तो 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कब सूर्य प्रभवंश कब अल्प विषामति ही? तो इत्यत्र अल्प विषामति इति कस्या प्रयुक्तम? तो किन के लिए यह प्रयुक्त हुआ है? विशाखदत्त, भास, कालिदास या भाणभट्ट? तो यह रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि कालिदास के लिए। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ रघुवंश महाकाव्य जहाँ वहाँ से लिया गया है। और सूर्यवंशी 31 जो राजा है उनका इसमें वर्णन हुआ है। और लघुत्रय जो है उसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। एग्जाम में ये संधि में पूछा जाता है। तो मनोर्थ है इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है? या सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसमें सूत्र कौन कौन से लगे हैं। तो इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, मनस प्लस रथ है। सस जो सूत्र है उससे रू, हसी चा से ऊ, आद गुण से गुण। तो इस तरह मनोरथ रूप बनता है। एग्जाम में इसके संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो मनस प्लस रथ है। नेक्स्ट आएगा उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदा भविष्यति। उत्थानम यहाँ पर दिया गया है, इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो उद प्लस स्थानम, एक सूत्र है उदय स्तंभे पूर्वस्य और तस्माद आदि उत्तरस्य आधे प्रत्यय और झरो झरो स्वर्णे और उसके बाद खरीचा है। तो ये सारे सूत्र इसमें लगेंगे। नेक्स्ट है पंचम्य स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। तो इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन डी, दुराद आगत है। और पंचम्य स्तोकादिभ्य जो सूत्र है उसका ये उदाहरण है। और लौकिक विग्रह रहेगा इसका दुरात आगत है। अलौकिक विग्रह है दूरस आगत है तू। तत्पुरुष है इति सूत्रमस्ति, तत्पुरुष समास यहाँ पर किस प्रकार का रहेगा? तो ये यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, अधिकार सूत्र इसको बताया गया है। नेक्स्ट है पूर्वश्याम शालायाम भवः इत्यस्य समस्त पदम। पूर्वश्याम शालायाम भवः का समस्त पद इनमें से क्या है? तो इसका समस्त पद रहेगा ऑप्शन सी, पौरवशाल है। पूर्वश्याम शालायाम भवः पौरवशाल है। और अगर आपने समाज से संबंधित भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समाज के ऊपर जो हमारे द्वारा बहुत सी वीडियो बनाई गई है और उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। तो आप नहीं देखिए तो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है पौरोपदात सूत्रेण प्राप्त है शब्द वर्तते। तो पौरोपदात सूत्र से प्राप्त शब्द कौन सा है? तो इससे रहेगा ऑप्शन ए, लभ्यम। नेक्स्ट आएगा नर्तकी, इसमें स्त्री प्रत्यय वर्तते। तो स्त्री प्रत्यय होने पर कौन सा रूप या ये बना है? तो ये बना है यहाँ पर ऑप्शन ए, नर्तक, गीस, नर्तकी। नेक्स्ट आएगा और एक जो है यहाँ पर सूत्र पूछ लिया जाता है कि सूत्र कौन सा लगा है? सिद्ध गौरादिव्य सूत्र यहाँ पर लगता है, उससे गीस होता है, गीस का ही तो नर्तकी। नेक्स्ट है आचार्य से पत्नी कथ्यते। आचार्य की पत्नी को क्या कहा जाता है? तो आचार्याणियों से कहा जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गणपतम इत्यस्य का प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी, गणपति शब्द है और अण प्रत्यय है। अश्वपत्यादिभ्य अण, तो ये सूत्र इसमें लगेगा, उससे जो है इसमें अण होगा, अश्वपति अण, गणपति अण। तो ये जो इसमें अण रहेगा। नेक्स्ट है ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययस्त है। ज्ञानवान में प्रकृति और प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, ज्ञान धातु है, कत्वतु प्रत्यय। नेक्स्ट रहेगा
धातो अणुवुल त्रिचो इति प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। अणुवुल और त्रिच का ये जो प्रत्यय इसका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? कर्तार्थ में, क्रियार्थ भूतकाल या भविष्यत काल अर्थ में। तो इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए कर्ता अर्थ में। क्री प्लस अणुवुल, वो अणुवुल जो है उसको वो बचता है युवनाकोशयक, तो इस तरह से कार का रूप ये बनता है। नेक्स्ट आएगा नंदन है पदे प्रकृति प्रत्युष्ठ है। नंदन में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी नंदी प्लस ल्यू। इसमें सूत्र है नंदी ग्रही पचादिव्य ल्यूणी अन्याच है, तो ये सूत्र इसमें लगेगा। ये जो है इसमें यहाँ पर ल्यू ईणी और अच करता है। जैसे इसके रूप रहेंगे नंदन है जनार्दन है। नेक्स्ट आएगा घनंती में धातु। तो यहाँ पर धातु इनमें कौन सी है? तो धातु है यहाँ पर हन, मारने अर्थ में हिंसागत्य धातु है। और इसके रूप चलते हैं लट लकार में हंती हत घनंती, हंसी हत हत, हनमी हनमय हनमय। नेक्स्ट आएगा भुवामी इत्यत्र दीर्घ विधायक सूत्रम। भुवानी में दीर्घ करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो दीर्घ करेगा ये ऑप्शन सी अतो दीर्घो यही। नेक्स्ट है नम धातु। लोट नम धातु है यहाँ पर लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन रूपम। नम धातु है यहाँ पर नमस्कार करने में, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी नमतु नमताम नमंतु नम नमतम नमत नमानी नवाव नवाम। नेक्स्ट है रम्या कोकिला दृश्यते। इस वाक्य का कर्तृवाच्य में वाक्य है। अगर आप इसको कर्तृव्य में बनाओगे तो वाक्य किस तरह से ये बनेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन सी रमा कोकिलम पश्यति। और अगर आप इसको बदल देते हो, जैसे यहाँ पर कर्ता में है, अगर इसको कर्म में करेंगे तो रम्या कोकिला दृश्यते। तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर कर्ता दिया गया, इसकी जगह कर्म भी आ सकता है, तो किस तरह से भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर सुर में इसमें प्रथमा है, इसमें तृतीय हो जाएगी, जिसमें तृतीय है उसमें प्रथमा हो जाएगी, तो इस तरह से बदल जाते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यमास्ति। यहाँ पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मुनित्रयम नमस्कृत्य है। और एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नमस्कार करने अर्थ में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो नमस्कार करने में चतुर्थी जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग होता है। नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट, और तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भानु शब्दस्य प्रथमा विभक्तो बहुवचनम रूपम। भानु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन सी भानु है। भानु का अर्थ जो है सूर्य होता है। और इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे भानु, इसमें हर सा ओ आएगा। भानु भानुहु भानु है, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानुवे भानुभ्याम भानुभ्य है, भानुओ भानुभ्याम भानुभ्य है, भानो भानुओ भानुनाम, भानवु भानुओ भानुसु, हे भानो हे भानु हे भानु है। तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट आएगा लता। और लता में अ तो आकारांत, इसमें उ है तो ये उकारांत। तो इसमें लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है, कितनी बार ये आया है? 3 4 5 6 बार। तो ये आया है ऑप्शन बी 4 बार। 4 बार कौन कौन सी में आया है? लते लते। एक तो जो है प्रथमा का जो द्विवचन है, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, इन दोनों में आया है। उसके बाद संबोधन जो है संबोधन में आया है, हे लते हे लते। नेक्स्ट आएगा एचाम अयम भेदो नास्ति। एक भेद इनमें से कौन सा नहीं है? यह है ऑप्शन ए हर्षो भेद। नेक्स्ट आएगा कटे आस्ते। इसमें कटे पद कैसा आधार है? कटे आस्ते में पद किस प्रकार का आधार है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी औपश्लेषिक। 3 प्रकार के माने गए हैं, अभिव्यापक, वैशेषिक और औपश्लेषिक। इनके उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं। तो वैशेषिक जो है इसका उदाहरण रहेगा मोक्षे इच्छास्ति। अभिव्यापक का उदाहरण है तिलेषु तैलम, और औपश्लेषिक का उदाहरण है कटे
आस्ते। नेक्स्ट है गोसुद्वयमानेषुगतः वाक्य पूर्वितः सूत्रम। इसमें लगा हुआ सूत्र कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा शून्यवाद निबद्धो वर्तते। शून्यवाद के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? जैन दर्शन, चार्वाक, वैशेषिक या बौद्ध दर्शन को? तो इसके लिए जाना जाता है ऑप्शन डी, बौद्ध दर्शन को। शून्यवाद निबद्धो बौद्ध दर्शन वर्तते। और बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्ध की जो शुरुआत है ये महात्मा बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट रहेगा बौद्ध मते सतः लक्षणम किम। बौद्ध के मत में सत का लक्षण क्या है? तो इनका लक्षण रहेगा ऑप्शन ए, अर्थ क्रिया कारित्वम। आपने इसमें एक लक्षण सुना होगा, असत सत जायते। असत से सत की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है माध्यमिक मत अनुयायी है बुद्धा कस्य वादस्य पोषकः। तो किस वाद के पोषक हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, सर्व शून्यवाद के, अर्थात सब शून्य हैं। अगला क्वेश्चन आएगा अर्थ संग्रह से लेखक है। अर्थ संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? तो लेखक है ऑप्शन सी, लोकाक्षी भास्कर। वो जैमिनी का जैमिनी मीमांसा और सबर स्वामी का सबर भाष्य, कुमार भट्ट का श्लोक वार्तिक। नेक्स्ट है महाभारत गीता वर्तते। महाभारत में गीता किस पर्व से ली गई है या कहाँ से ली गई है? तो कौन से पर्व से ये ली गई है? ये ली गई ऑप्शन ए यहाँ पर भीष्म पर्व से। 18 इसमें अध्याय बताए गए हैं और इनके बारे में हमने वर्णन पहले जो है इसमें कर दिया है। नेक्स्ट है महाभारत का नायक। महाभारत में नायक कौन है? तो नायक इसमें कौन है? नायक रहेंगे ऑप्शन डी, युधिष्ठिर। महाभारत युधिष्ठिर नायक अस्ति। या सतशास्त्री संहिता भी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत में मुख्य रस। तो इसमें रस कौन सा है? इसमें शांत रस भी रहेगा और वीर रस भी रहेगा। वैसे इसमें जो है शांत रस मुख्य रूप से माना गया है। अगला क्वेश्चन है सागरिका नायिका थी। सागरिका जो नाम जो आया है ये इनमें से किस ग्रंथ में आया है? इसमें नायिका कौन सी में है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, रत्नावली नाटिका में। रत्नावली जो है 4 अंकों की नाटिका है। इसमें राजा उदयन और सिंहलदेव की राजकुमारी रत्नावली अर्थात सागरिका के प्रेम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट है दिक्तो तृष्णा तरलम बहुत मत है इति श्लोकांश वर्तते। ये श्लोक है, ये कहाँ से लिया गया है? उत्तरामचरित, नैषधीय, शिशुपालवध या मृच कटिकम से? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी, नैषधीय चरित से। अगला क्वेश्चन रहेगा दोषा तस्यापकर्षकः इति केनोक्तम। ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। और काव्य के मुख्य रस का जो अपकर्ष करे वही दोष है। रस काव्य का जीवतभूत अर्थात्मा कहा गया है। और किस में कहा गया है? साहित्य दर्पण में। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की कृति है और वाक्यमनसात्मकम काव्यम दोषतस्य अपकर्षकः। नेक्स्ट है कालक्रम के अनुसार इनमें से एक सही क्रम कौन सा है? कालक्रम के अनुसार आपने इनमें बताना है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सफोट प्रतीयमानार्थरहितम काव्यम। तो ये काव्य कौन सा है? ये काव्य माना गया है ऑप्शन सी, चित्तर काव्य। काव्य के 3 भेद माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और आधम काव्य। तो सफोट जो प्रतीयमानार्थ है उससे रहित काव्य चित्तर काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रस है ब्रह्म आस्वाद सहोदरा इति केनोक्तम। ये यहाँ पर इनमें से किन के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार रस ब्रह्म स्वाद सहोदर होते हैं, अर्थात आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनके पिता
चंद्रशेखर और पितामह नारायण दास थे। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ को महापात्र की उपाधि से विभूषित किया गया है और ये कलिंग के रहने वाले थे। जन्म इनका समय जो इनका 14वीं शताब्दी में माना गया है। नेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र चित्तवृत्ति निरोध है इति कस्य पीछे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि योग के लिए किन्हें जाना जाता है, तो महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है। अब चित्तवृत्ति निरोध ये इनमें से किसका परिचय के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन बी, योग के बारे में। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि का है। नेक्स्ट है 10 रूपकार अनुसार नागानंद से नायका जिमुत वाहन अस्ति। 10 रूपकार के अनुसार नागानंद नायक जिमुत वाहन इनमें से किस प्रकार का नायक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, धीरोदात। 4 प्रकार के नायक यहाँ पर बताए गए हैं, धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वया योग है रिक्स्थान और उसके बाद भवती, तो क्या है वया योग? वया योग रहेगा 1 अंक है, 1 अंक वाला। कथानक इसका इतिहास प्रसिद्ध होता है और कथा वस्तु एक दिन की घटनाओं से संबंधित होती है कि एक दिन में जा उसकी कथा पूर्ण हो जाती है, जैसे भास के द्वारा रचित मध्यम वया योग। नेक्स्ट है लिंगी द्विजो राजजीवी शिष्यम इति च क्या भवति, तो ये किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, विदूषक के बारे में। नेक्स्ट रहेगा भाणे कस्य चरितम वर्णितम अस्ति। बाण के द्वारा इनमें से किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये हुआ है ऑप्शन बी, धूर्त के बारे में। और धूर्त क्या है, भाण क्या है, ये 1 अंक तथा एक ही पात्र का रूपक है जो आकाशभाषित के रूप में स्वयं प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट रहेगा समोकार है कि यदि भी अंक संबद्ध भवति। समकार कितने अंकों वाला होता है, त्रिभी, चतुर्भी, पंचभी या षड्भी? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, त्रिभी 3। अगला क्वेश्चन है नल चंपू का। नल चंपू का से रचना विधि थे, तो नल चंपू इनमें से किन की रचना है, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, त्रिविक्रम भट्ट जहाँ का रहेगा नल चंपू। और 7 उच्छ्वासों में बटी हुई है। राजा नल और जो दमयंती जहाँ उनकी प्रेम कथा के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर संस्कृत भाषा है किस प्रकार की भाषा है, अयोगात्मक, श्लिष्ट, योगात्मक, प्रश्लिष्ट या अश्लिष्ट, तो किस प्रकार की ये भाषा है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट है अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार से कया शाखाया संबंधा। अवेस्ता जो भाषा ये भारोपीय परिवार की किस शाखा से संबंधित है, तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत और ईरानी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो भारोपीय जो परिवार की जो जननी है ये मूल भारोपीय भाषा में ही परस्पर भिन्नता रखने वाली 2 बोलियाँ बताई गई हैं, जैसे भारोपीय केंटुम वर्ग और भारोपीय शतम वर्ग। जो भारोपीय केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन और ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, तोखरी। और जो ये शतम वर्ग है इसमें अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, हिंदी, बुल्गेरियन ये आती है। नेक्स्ट रहेगा भाषा नाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, वाक्य पद रचना आधारितम, अर्थात जो शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा अयोगात्मक भाषा या उदाहरणम अस्ति। अयोगात्मक भाषा का उत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो उत्तम उदाहरण यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, चीनी भाषा। नेक्स्ट है साहसे श्री प्रतिवस्ति मृच्छकटिके एतत् कथनम अस्ति। तो ये जो मृच्छकटिक जो है इसमें कथन किनका है, मृच्छकटिक किनके द्वारा रचित है, शूद्रक के द्वारा, तो आपने ये याद रखना है। अब ये कथन इनमें से किनका है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सर्विलक का।
और अंक कितने हैं इसमें? 10 अंक हैं। नायक चारुदत्त और धीर प्रशांत जयश्रेणी का है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत ध्वनिषु अर्धस्वराः सन्ति। संस्कृत की ध्वनियों में अर्धस्वर कौन से हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन बी, य र ल व जो होते हैं ये यहाँ पर माने गए हैं। और जो स स स है इनको उस्वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा चारुदत्त की दृश्य नायिका है। चारुदत्त यहाँ पर किस प्रकार का नायक है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, धीर प्रशांत प्रवृत्ति का। नेक्स्ट रहेगा प्रकरणम। यहाँ पर प्रकरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये जो सुदर्श द्वारा जो रचित मृच्छकटिक है ये यहाँ पर प्रकरण का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम वर्तते। मृच्छकटिक इनमें से क्या है? तो एग्जाम में क्वेश्चन को जो है किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, प्रकरण का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकस्य कुलजा नायिका वर्तते। मृच्छकटिक के कुल के नायिका इनमें से कौन है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी, वसंत सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मृच्छकटिक नाटक के विदूषकस्य नाम किम वर्तते। मृच्छकटिक नाटक में विदूषक का नाम इनमें से क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिक नाटक में विदूषक का नाम, तो यह रहेगा ऑप्शन बी, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा माघे सन्ति त्रय गुणः इत्यत्र ये गुणः ते के। तो माघ में तीनों गुण हैं, तो ये तीन गुण कौन कौन से होते हैं? तो ये तीन गुण माने गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, पदलालित्य, अर्थगौरव और उपमा। अब एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है, तो उपमा, कालिदास, भारवी, अर्थगौरव और दंडी पदलालित्य। तो और माघ में तीनों गुण। नेक्स्ट है शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गे छंदः प्रयुक्तम अस्ति। शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो छंद है इसमें ऑप्शन बी, वसंत, जातव तो वसंत मुद्रितम जरऊ। वसंत छंद इसमें रहेगा। नेक्स्ट है शिशुपाल है पूर्व जन्मनि आसीत। शिशुपाल ये पूर्व जन्म में इनमें से क्या थे? इनमें जो है ये अवतार लेते रहे हैं, कभी किसी में कभी किसी में। अब पूर्व जन्म में इनमें से कौन थे? तो पूर्व जन्म में ये रावण थे। शिशुपाल वध जो है ये 20 सर्गों में बटा हुआ है और इसमें 1650 श्लोक हैं और जो बृहत्तरी जो है उसके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शिशुपालवधस्य मल्लिनाथ टीका अस्ति। शिशुपालवध पर जो मल्लिनाथ की टीका लिखी गई है कौन सी है? तो ये है रहेगी ऑप्शन सी, सर्वंकेशु टीका, सभी अंकों पर टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शिशुपालवधस्य कथा महाभारते प्राप्यते। शिशुपालवध की कथा महाभारत के कौन से पर्व से ली गई है? तो ये ली गई है ऑप्शन बी, सभा पर्व से। नेक्स्ट है बहिर्विकारा प्रकृते पृथु विग्धु पुरातनम त्वम पुरः पुराविदा इत्यत्र त्वम पदेन कस्य बोधो भवति। तो त्वम जो पद है इससे यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट रहेगा पंचमी साहित्य विद्या इति केन उक्तम। तो ये यहाँ पर किन के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन सी, भरतेन आचार्यवर्त के द्वारा। नेक्स्ट है दंडी प्रणीत काव्यादर्श कति परिच्छेदा सन्ति। तो दंडी के द्वारा रचित जो काव्यादर्श है इसमें परिच्छेद कितने हैं? तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है दंडी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। अब इसमें परिच्छेद कितने हैं? तो इसमें रहेंगे ऑप्शन सी, 4 परिच्छेद इसमें बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी
नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।